मेरे हाथों से खून बहना अब रुक चुका था। भीतर कहीं राहत भी थी और एक अजीब सी थकान भी। उस दिन जब पापा घर लौटे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने मेरी ओर देखकर गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है। आज चलो मेरे साथ शर्मा जी के पास। वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वहीं से इलाज शुरू होगा। शर्मा जी के क्लिनिक में सफ़ेद दीवारों की ठंडी गंध और उनकी अनुभवी आंखों ने मुझे तसल्ली दी थी। डॉक्टर ने ध्यान से देखा, दवाइयाँ लिखीं और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, बस समय लगेगा। हफ्तों की दवा और देखरेख के बाद बुखार भी धीरे धीरे उतर गया। लेकिन अब घर के भीतर एक अलग सन्नाटा पसर गया था। मेरा खेलना कूदना बंद हो गया। वही पुराने दोस्त कभी कभी मिलने आ जाते, हाल चाल पूछते और फिर धीरे धीरे वो भी कम ही आने लगे। बीमारियों का ये लंबा सिलसिला महीनों चला। अंततः परिवार ने तय किया कि मुझे अब 12वीं की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और साथ में कोचिंग भी। हर मिडिल क्लास परिवार का यही सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में नाम कमाए। किसे नहीं चाहिए कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बने। घर की आधी कमाई बच्चों की किताबों, कोचिंग और स्कूल फीस में चली जाती है। बाकी में घर चलाना भी किसी जंग से कम नहीं। फिर एक नया दिन आया, 13 मार्च 2008। कई महीनों की बीमारी के बाद आज तबीयत और बिगड़ गई थी। मेरी त्वचा के रोम छिद्रों से खून बह रहा था, जैसे किसी ने मेरे शरीर पर धीमा शॉवर खोल दिया हो। डर और हैरानी से भरा माहौल था। लेकिन इस घटना के असली मायने तब सामने आए जब ये सब मेरे दादाजी के सामने हुआ। दादाजी राजस्थान के थे, सख्त स्वभाव के, लेकिन मेरे लिए हमेशा नरम दिल। वो मेरी माँ के पिता थे और मैं उनका इकलौता पोता। माँ उनकी इकलौती बेटी थी और मैंने सुना था कि मेरे जन्म के बाद उन्होंने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मुझे और बहन को कमरे से बाहर भेज दिया और माँ पापा से कहा, बेटी समझो, इस बच्चे पर किसी जिन्न का साया है। जितनी जल्दी हो सके इसके लिए एक तंत्र विधि करवानी होगी। जिन्न अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वो संपन्नता को बर्बाद भी कर सकते हैं। इतना कहते ही दादाजी को तेज खांसी आई और उनके दांत उनकी ही जीभ में धंस गए। फर्श पर खून गिरने लगा। माँ और पापा घबरा गए। उन्होंने बहन और दादाजी को घर से बाहर निकाला और कहा, दादाजी गिर गए थे, चोट लग गई है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। उस समय मैं वहां नहीं था, पर न जाने क्यों मुझे आज भी उनकी बातें साफ साफ याद हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो पल मेरी रगों में बस गया हो। अगले दिन घर का माहौल रहस्यमय था। 12 पंडित बुलाए गए जो तांत्रिक विद्या में माहिर थे। अब घर में बस पापा और दादाजी थे। माँ और बहन को कहीं और भेज दिया गया था। कहते हैं जिन्न भी एक तरह का तांत्रिक होता है और इसलिए शायद पूरा माहौल तंत्र मंत्र के सिद्धांत के मुताबिक चल रहा था। 12 पंडित और 13 गुरु। 13 एक ऐसा नंबर जिसे लोग अपशगुन मानते हैं। कई होटल में रूम नंबर 13 नहीं होता, मॉल में 12 के बाद सीधा 14 आता है। ऐसे में उस रात वो जिन्न और भी ताकतवर हो गया था। मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां तांत्रिक क्रिया शुरू हुई। बाहर सिर्फ मंत्रों की गूंज थी, भीतर एक डरावनी खामोशी। हर जोड़ी पंडित कमरे में आती और मेरा शरीर अचानक अकड़ जाता, बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। मेरे भीतर से कोई अजीब सी भाषा में मंत्र बुदबुदाने लगता था। पापा डर गए और पंडितों से क्रिया रोकने की गुहार की। उन्हें लगा मेरा शरीर टूट रहा है, हड्डियां चटक रही हैं। लेकिन पंडितों ने कहा, यह सब जिन्न का भ्रम है। वो तंत्र को रोकना चाहता है ताकि वो पूरी तरह शरीर पर कब्जा कर सके। आप घर छोड़ दीजिए, लड़का हमारे पास सुरक्षित रहेगा। 3 घंटे बाद पंडित मुझे बेहोश हालत में बाहर लाए। मेरी हालत देखकर पापा का दिल कांप उठा। वो बिल्कुल टूट चुके थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा, हड्डियां सब ठीक है, बस कमजोरी है। 1 महीने में मैं धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर JEE की तैयारी में लग गया। उसके बाद जो हुआ वो नतीजों में दिखा। मैंने टॉप रैंक हासिल की। ये सब जानते हुए जब एक इन्वेस्टिगेटर मुझसे सवाल करता है तो मैं बस इतना ही कह पाता हूँ, सर मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ। इन्वेस्टिगेटर पापा को बुलाते हैं और वही सवाल दोहराते हैं, एक औसत से भी कम छात्र अचानक टॉपर कैसे बन गया। पापा तनाव में कांपती आवाज से कहते हैं, ठीक है, लेकिन JEE की टॉप रैंक और उसकी पढ़ाई पर कोई सवाल मत पूछिएगा। फिर वो पूरी घटना बताते हैं। 12 पंडित
तंत्र क्रिया, जिन्न का साया और मेरे भीतर अचानक से आया बदलाव। इंटरव्यू में मेड भी आती है, उसकी आंखों में डर है। सर, वो इंसान नहीं है, जिन्न है, और उसकी ये हालत उसके पिता की वजह से हुई है। इन्वेस्टिगेटर के मन में भी संशय है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन न जाने क्यों मैं इस केस में और गहराई तक खिंचता जा रहा हूं। मेड झूठ नहीं बोल रही लगती, लेकिन आरव के पिता की बातों में भी सच्चाई थी। आरव, वो बिल्कुल बिना भाव के था, जैसे उसके चेहरे पर कोई कहानी ही ना हो। क्या वो वाकई इंसान है? जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, सच्चाई डरावनी होती चली गई। क्या आरव वाकई एक जिन्न के साए में है, या वो खुद जिन्न बन चुका है? जवाब तो मिलेंगे, लेकिन क्या आप तैयार हैं सच का सामना करने के लिए?